हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एचपी सेट एग्ज़ाम्स की जो डेट आई है, नोटिफिकेशंस आई हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहीं देख लेते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रहेगी 17 नवंबर 2023 के रात के 12 बजे तक लगभग आपको ये फॉर्म फिल कर देना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो और अगर आप इसे देना चाहते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे दिया है जो एलिजिबल कंडीशन है सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। और आपके जो ये साइट यहाँ पे मेंशन्ड है hppsc.hp.government.in, इनकी साइट पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अगर एलिजिबल हो सेट एग्ज़ाम के लिए तो आप इसे फिल कीजिए। और ये सेट एग्ज़ाम क्यों होता है? क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पोस्ट आती है हिमाचल प्रदेश के अंडर, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आएंगी वो सब आप इसके थ्रू फिल कर पाओगे। मान लीजिए आपका सेट या नेट कोई भी क्वालिफाइड नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे 24 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं इस नोटिफिकेशन में, और साथ में जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू, चंबा। तो ये सभी यहाँ पे सेंटर्स रहने वाले हैं। कैंडिडेट्स के हिसाब से सेंटर्स बाकी कमीशन के द्वारा ये डिसाइडेड होंगे। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो सेंटर बढ़ भी सकते हैं, वरना इनमें से घट भी सकते हैं अगर कैंडिडेट्स काफ़ी कम रहेंगे। तो कैंडिडेट्स को अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो खुद चेक करनी है, इंश्योर करनी है आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट सेंड करने की। कमीशन को आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ईमेल या फिर पोस्ट के थ्रू अगर आप डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो तो ऐसी कोई यहाँ पे नहीं है। बस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और कैंडिडेट्स के जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो HPPSC चेक नहीं करेगा, वो इन दी एंड चेक करेगा जब डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो अगर आप वहाँ पे कोई भी गलत वहाँ पे पाया जाता है इन्फॉर्मेशन के द्वारा, अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते तो आपका कैंडिडेट जो है वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे तो आपको बिल्कुल अपना जो स्टेटस है, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, एसेंशियल डिटेल्स हैं, या फिर जो आपकी कैटेगरी है वो सब आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी जो रिक्वायर्ड रहता है ये आपको अपना, जैसे मान लीजिए आपके 10th के और +2 के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट्स में जो भी डेट ऑफ बर्थ रहता है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको यहाँ पे कोई भी आपका, मान लीजिए आपका मार्कशीट में गलत भी है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको वही फिल करना रहता है जो आपका ऑलरेडी चल रहा है। और HPPSC आपका यहाँ पे कोई भी अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन नहीं करता है, जो आपने एक बार सबमिट कर दिया वही वहाँ पे फाइनल रहता है। और कैंडिडेट्स को जो अपना ईमेल और फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही पुट करना है, जो आपका काम कर रहा हो। ईमेल भी और फ़ोन नंबर भी जो आपका अपने यूज़ में हो वो आप पुट कीजिएगा, ताकि बाद में अगर आपको कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचानी हो कमीशन को तो वो आप ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा आपको बताया जाएगा। और आपको टाइम से अपना फॉर्म फिल कर देना है। अगर आपका इनकम्प्लीट रहेगा या फिर आपकी फ़ीस नहीं रहेगी वहाँ पे कंप्लीट, तो फ़ीस की डेट भी सेम है। फ़ीस के लिए कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे डेट का टाइम नहीं है। तो आपको टाइम से फिल करके फ़ीस फिल करके पूरा अपना फॉर्म कंप्लीट कर देना है। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। बाकी जो मेन चीज़ यहाँ पे है, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वो आपको तभी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा अगर आप HP से हो। अगर आप HP बोनाफाइड का वहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हो तो ही आपको रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट मिलेगा। अदरवाइज़ मान लीजिए किसी और स्टेट का जो कैंडिडेट है वो इसे फिल करना चाहता है तो वो जनरल कैटेगरी में आएगा, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का ही क्यों ना हो, चाहे जनरल का हो चाहे रिजर्व का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी और स्टेट का जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में यहाँ काउंट होगा। तो जो भी हिमाचल के हैं वो अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के रखें। अगर किसी के पास नहीं है, वैसे सबके पास होता ही है, तो ये यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी जो फ़ी की कंसेशन है वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए ज़रूर यहाँ पे है, वो डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में होती है। बाकी हम देखते हैं जो भी पॉइंट HPPSC सेट दिया गया है वो है कि ये कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में, जैसा भी शेड्यूल HPPSC के द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा उस हिसाब से। तो ये जो 24 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है वो आप देख सकते हो, जैसे केमिकल साइंसेज, इंग्लिश, लाइफ साइंसेज जैसे जूलॉजी और बॉटनी हो गए, तो ये सब लाइफ साइंसेज में आते हैं। जैसे फिजिकल साइंसेज में हमारे फिजिक्स वगैरह आता है, तो ये आप देख सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसमें आप इसे फिल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जनरल जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या फिर जनरल जो EWS के कैंडिडेट भी हैं उनके मास्टर्स में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, मास्टर्स में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से जो UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। और जितने भी बाकी कैटेगरी के रह गए, SC ST जितने भी कैटेगरीज हैं, OBC की नॉन क्रीमी लेयर जो होगी, PWD हो गया, उन सभी के लिए यहाँ पे 50 मार्क्स चाहिए, यानी कि 5% मार्क्स का कंसेशन है।
अनरिजर्व के लिए 55 और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं वो भी इसे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए अब आप फाइनल ईयर में हो मास्टर्स के, तो आप इसे फिल कर सकते हैं डेफिनेटली। और क्राइटेरिया वही रहेगा इसमें 55% और 50 वाला जो मैंने आपको बता दिया है। तो मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद आपके 55% वहाँ पे क्रॉस होने ही चाहिए, या फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए 50। मान लीजिए आप सेट क्वालिफाई भी कर लेते हो, लेकिन जैसे आपकी मास्टर्स कंप्लीट होती है, आपका रिजल्ट आता है, आपके मार्क्स वहाँ पे 55 से या 50 से कम रह जाते हैं, तो फिर आपका वहाँ पे सेट जो है वो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, तो आप सेट से भी वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे। तो इसलिए आप श्योर करें कि आप वहाँ पे मास्टर्स में आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करें। और आपको पीजी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा, आपको लगभग 2 साल का टाइम वहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अपनी डिग्री वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। बाकी जो एलिजिबिलिटी की कंडीशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 55% और 50 वाली दी है, और यहाँ पे वही जो फाइनल ईयर है वही यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, जो भी पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं जिनकी जो मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन है वो 19 सितंबर 1991 से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये मैटर नहीं करता आपका रिजल्ट कब आया था, किस डेट को आया था, लेकिन जो आपकी मास्टर्स है वो 19 सितंबर 1991 से पहले अगर कंप्लीट हो चुकी है तो आप एलिजिबल रहेंगे, और आपको जो 5% मार्क्स का है वो वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आपको भी वहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास पीएचडी है और मास्टर्स 1991 से पहले है, इस डेट जो मेंशन डेट है इससे पहले की है, तो आपको 5% वहाँ पे कंसेशन दिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप मान लीजिए 50% मार्क्स भी आपके हैं तो आप वहाँ पे ये एलिजिबल हो। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है कि आपको एडवाइस किया जाता है जिस चीज़ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री में की है अपनी पीजी यानी मास्टर डिग्री, तो आप हिस्ट्री के एग्जाम में ही अपीयर हो। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में की और आप दे रहे हो इंग्लिश का, तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्या फ़ायदा उसका। तो आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में ही देना है। और जितने भी आपके जो कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी यहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे। और साथ में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंस वाला है, मान लीजिए मास्टर डिग्री इक्विवेलेंस वाली आपके पास कोई और डिग्री है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन वो जो डिग्री है या डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो न्यू दिल्ली में है उसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए कि ये मास्टर लेवल की डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज़ में आपको ऑलरेडी बता चुका था, ये बेसिकली किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इसके सेंटर्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पशन जो रहेगी एलिजिबिलिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नेट सेट आपको पता ही है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे, लेकिन जिनके पास पीएचडी डिग्री है विद यूजीसी के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स रहते हैं, प्रोसीजर रहते हैं पीएचडी डिग्री के, जैसे पीएचडी डिग्री के जो यूजीसी के मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, मान लीजिए जैसे 2 रिसर्च पेपर आपके कंप्लीट होने चाहिए और आपकी रिसर्च थीसिस जो एक्सेट्रा वो तो होनी ही चाहिए रेगुलर डिग्री के लिए भी पीएचडी की, लेकिन यूजीसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 2 रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए। तो वो अगर आपके पास है तो आपको नेट से एग्जाम्पशन है, तो आप बिना नेट सेट के भी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और सेट की हम बात करें तो सेट अगर किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 जून 2002 से पहले किसी ने सेट क्लियर किया है तो वो भी इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। बेसिकली होता क्या है, जो नेट है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होता है पूरे इंडिया में कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे वो सेंटर का हो चाहे किसी स्टेट का हो। लेकिन जो सेट वाले हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट में आप देख सकते हैं, जैसे ये एचपी सेट है तो सिर्फ आप एचपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम यहाँ पे दे पाओगे। लेकिन जिन्होंने भी 1 जून 2002 से पहले ये सेट क्लियर किया है वो पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पशन है। तो इसके बाद स्कीम और पैटर्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पेपर होंगे, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पेपर जो होगा मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, वो जनरल अवेयरनेस का होगा, 100 मार्क्स से होंगे और 50 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट सेशन में आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा, और इसमें बेसिकली आपका जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग एबिलिटी रहती है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, ये सब रहेगा। ड्यूरेशन इसकी 1 आवर रहेगी। नेक्स्ट आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका एग्जाम रहेगा, जो 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। सेकेंड शिफ्ट में आपका ये पेपर होगा और इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो आएंगी। 2 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। और जो भी आपका सेकेंड कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपको HPPSC इनकी साइट पे और UGC की साइट पे भी मिल जाएगा वो आपको सिलेबस, तो आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी ये मेंशन है कि इनकी साइट पे सिलेबस अवेलेबल है और UGC की साइट पे भी। आपको इंडिविजुअली कमीशन की तरफ से कोई भी सिलेबस किसी इंडिविजुअल को ऐसे प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। मीडियम देख लेते हैं, मीडियम रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। एक्सेप्शन यहाँ पे जो है
वो है कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम और जो लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए आप हिंदी या इंग्लिश में वहाँ पे सेट को देना चाहते हो, तो इंग्लिश में अगर आप दे रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डेफिनेटली आपको वहाँ पे हिंदी की ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी और हिंदी के लिए इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी। और कंप्यूटर साइंस में दे रहे हो तो उसमें भी आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी। बाकी सभी सब्जेक्ट में आपको दोनों मीडियम यहाँ पे दिखेंगे। तो अगर आपके यहाँ पे कोई भी डिटेल्स मैच नहीं होती है, मान लीजिए इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा मीनिंग इधर उधर है, तो जो इंग्लिश वर्जन होगा उसे ही कमीशन के द्वारा फाइनल माना जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और सही आंसर पे डेफिनेटली 2 मार्क आपको मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई नहीं है, तो डेफिनेटली आप पूरा यहाँ पे पेपर कीजिएगा सॉल्व, ताकि आपको अगर नहीं भी आता है तो चांसेस बने रहें कि आपका ठीक हो जाए, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो अनआंसर्ड के लिए डेफिनेटली कोई आपको मार्क नहीं मिलेगा। और MCQs टाइप का आपका एग्जाम है, तो आपको सेलेक्ट करना है कोई एक ऑप्शन और उसको आपको आंसर करना है OMR पे। नेक्स्ट, अगर कमीशन के द्वारा कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए गलती से कोई गलत क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है या फिर उसके बाद उसे ड्रॉप किया जाता है, क्वेश्चन की तरह स्क्रैप किया जाता है, तो उसके 2 मार्क्स हर एक कैंडिडेट को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो मेन डिटेल है वो है आंसर की। इसमें मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, आपकी जो एजेंसी के द्वारा जैसे HPPSC के द्वारा आपको प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद आप इसमें चैलेंज कर सकते हो। अगर कोई आंसर वहाँ पे गलत दिया गया है और आपको लगता है कि आप वो उसका आंसर नहीं है और आपको उसका सही आंसर वहाँ पे चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा, वो रहेगा आपका 5 दिन के लिए। चैलेंज यहाँ पे पेड रहेंगे, 100 से लेकर 500 रुपीज़ जैसा कमीशन डिसाइड करेगा वो आपका वहाँ पे लगेगा। और ये चैलेंज सिर्फ जो कमीशन लिंक प्रोवाइड करेगा आपको उसके थ्रू अप्लाई करना है, ईमेल एक्सेट्रा किसी और जरिए से वहाँ पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपको विद प्रूफ यहाँ पे चैलेंज करना है, विद रेफरेंस कि ये इसका आंसर है, ये आपके पास प्रूफ है, वरना आपका चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो अगर आपका चैलेंज मान लिया जाता है तो फाइनल डिसीजन वहाँ पे HPPSC का रहेगा, या फिर पेपर सेटर होते हैं वो उसे चेक करेंगे। अगर आपका आंसर वहाँ पे सही पाया जाता है तो डेफिनेटली फाइनल आंसर की में आपका जो आंसर है वो वहाँ पे चेंज होके करेक्ट आंसर होके आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम क्राइटेरिया रिजल्ट का क्या रहेगा। तो जो टॉप 6% कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए 100 कैंडिडेट्स हैं, तो उस 100 में से 6 कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और जो कंडीशन है सिलेक्शन की, वो है 40% मार्क्स आपके कम से कम होने ही चाहिए। जैसे टोटल मान लीजिए आपका 300 हो गया, तो 300 में से 120 मार्क्स आपके वहाँ पे होने ही चाहिए, 120 प्लस। अगर आपके मार्क 119 रहते हैं तो आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे। फिर चाहे ये 6% वहाँ पे पूरे होते हैं चाहे नहीं होते हैं, आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। और जो भी कैटेगरी वाइज रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 35% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर फाइनल जो कट ऑफ रहती है, मान लीजिए 150 मार्क्स 300 में से फाइनल कट ऑफ जाती है, और मान लीजिए इस 150 नंबर पे हमारे 100 कैंडिडेट हैं, लेकिन जो टॉप 6% पूरा हो रहा है वो हमारे 30 कैंडिडेट्स 40 कैंडिडेट्स में पूरा हो रहा है, तो क्या होगा कि कमीशन इन सभी को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। जितने भी 100 लोग 150 मार्क्स में हैं, इन सभी को कमीशन को सिलेक्ट करना होगा। तो चाहे वो 6% एक्सीड ही क्यों ना हो जाए, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, वो चाहे 7% ही क्यों ना पहुँच जाए, कमीशन वहाँ पे उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो जो फाइनल कट ऑफ मार्क रहेगा उस पर जितने भी लोग हैं, चाहे 100 हैं 200 हैं 500 हैं 1000 हैं, वो सब वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। तो जनरल के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ी है, पता नहीं ऐसा क्यों है कि जनरल के लिए 1150 रुपये यहाँ पे फ़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जनरली 500-600 से ज़्यादा फ़ी नहीं होनी चाहिए एग्जाम्स में। चलो जो है वो है। बाकी जो जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 600 है। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 325 है। मोड ऑफ पेमेंट इसका मैं आपका ऑनलाइन ही रहेगा, कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। बाकी आपको अप्लाई करना है इनकी साइट के थ्रू। OTRS पे अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, नहीं किया है तो आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अनफेयर मीन्स कंडक्ट में वही रहता है कि आपको कोई भी ऐसा वहाँ पे मिसबिहेव नहीं करना है, सुपरिटेंडेंट के साथ वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको थॉरोली फॉलो करना है। आपको चीटिंग का कोई भी सोर्स वहाँ पे नहीं ले जाना है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बैन होती है तो वो आपको नहीं ले जानी है। चीटिंग करने की किसी को भी कोई कोशिश नहीं करनी है, ये सब रहता है। जनरल इंस्ट्रक्शन में वही है, जैसे आपको कोई TADA नहीं मिलेगा, साथ में आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अपलोड करने की डॉक्यूमेंट्स को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, आपको अपना ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ले जाना है और ID प्रूफ ले जाना है ओरिजिनल, जैसे आधार कार्ड या कोई भी और आपके पास ID प्रूफ हो, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। और साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साथ ले जाना है। और इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है, जो कैंडिडेट पेपर 1 में यहाँ पे नहीं आएगा उसे पेपर 2 में भी वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा। तो कोई मतलब नहीं बनता है पेपर 2 देने का जब आप पेपर 1 में ही वहाँ पे आए नहीं।
बाकी यही सब इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए